है ना, जो मैं आपको मौखिक समझाने वाला हूँ। आप लोग एक बात का ध्यान रखिए, राशियों के स्वरूप अगर किसी को अगर याद न हो रहे हों, याद करने में कठिनाई हो रही हो, तो ये पुस्तक जो है आप लोग पढ़ सकते हैं। इस पुस्तक से याद करने में, या ये पुस्तक भी बेहतर है याद करने के लिए। ठीक है, इसमें श्लोक है, आप लोग श्लोक याद कर लेंगे तो उससे याद हो जाएगा। समस्या इस बात की है कि हमको कम समय में आप लोगों को एकदम सिखाना है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे यहाँ के ही विद्यार्थी हैं, और लेकिन थोड़ी-सी मतलब अध्ययन तो हो गया, प्रैक्टिकल के अभाव के कारण। तो प्रैक्टिकल में कुंडली हम लोग कैसे कैलकुलेट करें, कैसे कन्फर्म करें, हम कैसे फलादेश करें, इस बात को हम यहाँ विशेष समझाने के लिए हम आपको एक बेसिक स्तर को लेते हुए हम चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो आइए मंगलाचरण कर लेते हैं। सानन्दमानन्द वने वसन्तम् आनन्दकन्दम् हतपापवृन्दम् वाराणसी नाथं नाथ नाथं श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्री काशी विश्वनाथाय नमः। तो आज भारतीय ज्योतिष संस्थान एवं ट्रस्ट के द्वारा संचालित उपाय प्रकरण की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज कक्षा का तीसरा दिन है। हम लोगों ने कल कुछ जन्म कुंडली को पहले हमने बना करके आपको दिखाया कि हमको राशियों को पढ़ने की जरूरत क्या है। आज हमारे सामने कुछ सवाल हैं, तो उन सवालों का पहले मैं डाउट क्लियर कर देता हूं। हमने केवल नॉर्मल एक कुंडली बनाया और आपको समझाने के लिए कि राशियों की जरूरत क्यों है, राशियों का अध्ययन हम क्यों करें। तो हमने इसीलिए कोई भी राशि, कोई भी ग्रह, कोई भी ऐसे ही रख दिया। उसका कोई विषय वस्तु से या उसकी प्रामाणिकता से कोई संबंध नहीं है। वो सिर्फ इतना है कि आप लोग को समझ पाओ, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो लोग ज्योतिष प्रारंभिक हैं, जैसा हमें परसों पता चला। तो जो लोग प्रारंभिक हैं, लगभग 50% ऐसे हैं जो कि प्रारंभिक हैं, और 50% बहुत विद्वान हैं। तो इसलिए आपकी विद्वत्ता को मैं नमन करता हूं, और आपने जो विद्वत्ता से आपने ग्रहण किया है उसी का प्रैक्टिकल मैं केवल व्यवहार समझाऊंगा। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि यदि आप कुंडली देखो तो कुंडली आपसे बात करे, और ऐसा तभी हो सकता है जब आप उसको व्यवहार में लो। उदाहरण के रूप में, शायद ये हमारी बात आप लोगों को समझ में ना आए। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि विद्वानों को थोड़ा जैसे एक छोटी सी परिभाषा है कि कोई भक्त जो है भगवान से कुछ नहीं जानता, लेकिन भगवान से बात करता है, भगवान की सेवा करता है, उनको खिलाता है, उनको मनाता है, रुठाता है, सब कुछ भक्त कर लेता है। लेकिन ज्ञानी ऐसा नहीं कर पाता। तो यहाँ दोनों में भेद है। इसलिए व्यवहार में जो है भक्त रहता है, ज्ञानी जो है सिर्फ एकमेव द्वितीयकम, सिर्फ ब्रह्म का ध्यान करता है। उसके लिए ज्योतिष इत्यादि की कोई वैल्यू नहीं है। दूसरी बात, तो इसलिए वो सब बातें निराधार हैं। दूसरी बात, सूर्य से बुध की दूरी या शुक्र की दूरी, वो सिर्फ ऐसे ही थे। मान लो कहीं किसी भी ग्रह को बैठा दिया, आज भी मैं ऐसे बैठाने वाला हूं। मान लो यहाँ सूर्य बैठ गया, यहाँ बुध बैठ गया, यहाँ गुरु बैठ गया, कोई भी ग्रह। अब हमको इसमें कोई प्रमाण इत्यादि की कोई इसमें बात नहीं है। अब आज मैं पूछ लूं भैया
कि कल तो हमने राशि को एक यहाँ बैठाया था, 2 यहाँ, तो आप लोग यही समझ लो कि पहली राशि यही होती है ना। ये हमने उदाहरण के तौर पे इसीलिए आपको यहाँ 7 करके दिखा दिया, 8 करके दिखा दिया। अच्छा, आप लोगों के मन में एक सवाल होगा, और नहीं होगा तो होना चाहिए, क्योंकि जब तक वो सवाल नहीं होगा तब तक मतलब आपकी सीखने की रुचि नहीं है। तो एक सवाल होना चाहिए कि गुरुजी 2 बातें हैं, मान लीजिए है ये 7, तो ये 8, ये 9, ये 10 हो गई। मान लीजिए यहाँ पर बुध बैठा है और यहाँ पर सूर्य बैठा है, बुध के बजाय कोई भी ग्रह को बैठा दो, यहाँ पे शनि खाली है, शनि को बैठा दो, किसी को भी बैठा दो। तो मान लो आप इसका कथन इसके हिसाब से तो कर दोगे, इसका कथन किससे करोगे? ये तो खाली है, इसका कथन किससे करेंगे? तो वहां पे सबसे जरूरी चीज है राशि। ग्रुप में एक सवाल था कि अच्छी जन्म कुंडली या फलादेश कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको एक बात ध्यान देना होगा। अच्छे फलादेश के लिए अध्ययन, अभ्यास और सिद्धि। अभ्यास भी नहीं, अभ्यास तो अध्ययन में आ गया, विवेक। ये आपको ज्योतिष का अध्ययन से मिलेगा, ये विवेक आपको अपनी बुद्धि से होगा, स्वयं होगा, और सिद्धि आपको प्राप्त करनी पड़ेगी, तभी आप 100% या 95% फलादेश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीज आवश्यक है। विवेक, अगर यहाँ 10वीं राशि है, शनि महाराज बैठे हुए हैं, अगर यहाँ कोई और राशि होती तो शनि महाराज का फल कुछ और होता, लेकिन यहाँ शनि महाराज यहाँ बैठे हैं तो अपने घर में बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं तो इनका फल कुछ अच्छा होगा। तो ये हमको जो है विवेक करना पड़ेगा। पता चला यही सूर्य भी बैठ जाए, ओहो बाप बेटे एक साथ बैठ गए, अब यहाँ पे सूर्य का फल होगा कि शनि का फल होगा, सवाल ये उठा। तो आप इसको निश्चित कैसे करोगे कि यहाँ शनि का फल हम माने कि सूर्य का माने? तो हम क्या करेंगे, दोनों ग्रहों का बल देखेंगे, जो ग्रह अधिक बली होगा उसका जो है फल कथन किया जाएगा। तो जो क्या कमजोर होगा तो फल नहीं देगा, देगा। जैसे कमजोर आदमी आप बली हो, 2-4 पड़ाका मार के भगा दिए तो गया, तो क्या ऐसा नहीं है कि वो मन में आपको गाली भी ना दिया हो, है ना, मन में गाली तो देगा ना। तो बिल्कुल, और घर जाके मौका मिल जाए तो कुछ अहित भी करेगा, वही हाल दूसरे ग्रह का होगा। लेकिन कब? जब दोनों शत्रु ग्रह हो, अगर मित्र होंगे तो मित्र बन के तुरंत बढ़िया काम कर जाएंगे। तो इसलिए हमें अब ये बल कैसे पता लगेगा? अब यहाँ पे ये क्या है, राशि, मकर राशि, ये तो शनि का घर है, क्या है, शनि का घर है, और सूर्य है ना, तो सूर्य यहाँ पे डाउन हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ शनि का घर है। शनि कोई भी जो है स्वगृही होगा तो बलवान होगा, तो उसके लिए हम एक नियम बनाते हैं, नियम देखते हैं कि सबसे पहले होगा उच्च, सबसे बढ़िया फल देता है उच्च, उसके बाद क्या देता है, त्रिकोण या मूल त्रिकोण, इसके बाद फल देता है स्वगृही, इसके बाद फल देता है मित्र गृही। ठीक है, तो इससे हम डिसाइड कर लेंगे कि अरे ये शनि जो है स्वगृही है, तो शनि यहाँ बली हो जाएगा, और जब बाप बेटे में ना पटे, शत्रु में ना, जब बली हो जाएगा तो इसको डाउन कर लेगा, तब ये वो काम करेगा। तो हमको ऐसा व्यवहार सीखना पड़ेगा, है ना। जैसे मान लो मैंने परीक्षा में आप लोगों के सामने कुंडली रखी थी, उस कुंडली में ध्यान दिए होगे तो यहाँ पे सूर्य और बुध था, और यहाँ पे शुक्र था, और बहुत अच्छी राशि में था। आप सबने जो फलादेश किया, तो भाई अब जब यहाँ पे शुक्र है और अच्छे पोजीशन में हो, अब बाकी ग्रह मत मान लेना, बाकी ग्रह नहीं है कुछ भी, मैं सिर्फ 3 ग्रह की यहाँ बात कर रहा हूँ, बाकी ग्रह को मत सोच लेना कि यहाँ पे कोई ग्रह बैठे हुए हैं ना, और कोई राशि राशि भी कुछ नहीं है, ये केवल आपको समझाने के लिए है। तो भैया जब यहाँ शुक्र हो गया
तो चौथे भाव में उसको खूब स्त्री का सुख मिलेगा, यहाँ तक कि स्त्रियों का सपोर्ट भी मिलेगा, स्त्रियों से धन भी मिलेगा। तो क्या वो व्यक्ति चरित्रहीन कहा जाएगा? ना। हो सकता है कि शुक्र उसकी माता हो सकता है शुक्र उसकी बहन हो, ये सारी चीजें, क्योंकि उसकी माता और शुक्र, ये शुक्र जो है माता के भाव में बैठ गया ना, तो इसका मतलब माता वहां शुक्र का काम करेगी और इसका सपोर्ट करेगी। वो व्यक्ति अपनी पूरा अध्ययन, पूरी पढ़ाई, अपना सारा खर्चा उसकी माँ ने दिया है और आज भी देती है, और उसको खूब मतलब बहुत ही शरीफ परिवार से रहे, तो वो जो है माता का पूरा सहयोग, बहन का पूरा सहयोग इत्यादि सब मिला, इत्यादि सारी चीजें। ये केवल समझने के लिए थी भाई, ठीक है, बाकी सीरियस रहने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ऐसे जितनी चीज बताऊंगा उतनी चीज आपके माइंड में कोट होगी, जब कोट होगी तो आप उसको सोचने पे मजबूर होंगे, समझेंगे, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, ज्योतिष काम कैसे करता है? वाह, बहुत सुंदर प्रश्न। अच्छी बात है, ज्योतिष को जानने से पहले ज्योतिष काम कैसे करता है इसको देख लेते हैं, सही बात है। यहाँ पे आपको कुछ प्रश्न बनेंगे, ठीक है, तो उन प्रश्नों को भी मैं साथ में लेके चलूंगा। ज्योतिष के हिसाब से कर्म कितने प्रकार के हैं? 3। कौन कौन से? संचित कर्म, क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध कर्म। अब ज्योतिष जो है वेद भगवान का नेत्र है, तो ज्योतिष केवल देख सकता है, बदल नहीं सकता। ज्योतिष का काम है केवल देखना, तो जो उत्तम ज्योतिषी होगा वो उसको देख सकता है लेकिन बदल नहीं सकता। अगर ज्योतिषी योगी भी हो, जैसे ज्योतिष कहता है कि दौड़ते दौड़ते एक आदमी, पंडित जी मेरा लड़का गायब हो गया, मेरा लड़का भाग गया, क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं। तो मैंने उसे कहा, मैंने उसकी नासिका को देखा, अब रोड पर था मैं, नासिका को उसकी देखा, तो देखा मेरी और उसकी दोनों की नासिका चल रही है, मिल रही है। तो मैंने उसको कहा कि जाओ अपने घर में बच्चे का कपड़ा चौपर के फोल्ड करके रख के उस पर एक सील या लोढ़ा लोढ़े से दबा करके उस पर घी का सरसों तेल का दीपक दक्षिण दिशा में रख के जला दो, और वो 3 दिन के भीतर वापस आ जाएगा। तो वास्तव में उपाय तो मैंने दूसरी तरफ से बताया, लेकिन जब तो ज्योतिष कहता है, ज्योतिष जो फलित ज्योतिष है उसके 12 अंग हैं, उसमें एक है शकुन विचार, उसी के अंतर्गत शकुन विचार के भी अनंत भेद हैं, है ना। शकुन विचार में जैसे रामायण में रामसला का चौपाई देखते हो, वो भी शकुन हुआ। टैरो कार्ड देखते हो, टैरो कार्ड क्या बताता है? तत्काल की चीजों को बताता है, तो वो भी शकुन हुआ, ज्योतिष का एक पार्ट का पार्ट। अंक ज्योतिष क्या है? तत्काल बताता है, तो ये सब उसके अंग हैं। तो ठीक है, तो अब हम यहाँ पर, अब वो ज्योतिष केवल देख सकता है, बदल नहीं सकता। तो देखता कैसे है, काम कैसे करता है, लोगों को घटित कैसे होता है, लोगों को दुख तकलीफ कठिनाई क्यों होती है, एक सवाल। दूसरा सवाल, क्या अन्य प्राणियों को भी होता है? मनुष्यों को तो होता है, तो मनुष्यों के अलावा जो अन्य प्राणी हैं क्या उन पर भी होता है? तो हाँ, उन पर भी होता है। तो लेकिन हम बात अभी केवल मनुष्यों की करेंगे। तो मनुष्यों के 3 प्रकार के कर्म होते हैं। पहला संचित कर्म, मतलब जो कर्म हमने कई जन्मों में इकट्ठा किया है, अब हमने किसी का बुरा किया है तो बुरा होगा हमारे साथ भी, कि क्योंकि क्रिया का फल मिलता है, तो उसकी सजा क्या होगी, वो किस रूप में आएगी, ये निश्चित हो जाता है। कब निश्चित हो जाता है? उस समय ऐसा आपके साथ होगा। ऐसा ये कर्म जो है इकट्ठा होता है। इस कर्मों में से कुछ कर्म, जैसे 2 कर्म हमने निकाल लिया, 2 कर्म हमने कर दिया प्रारब्ध कर्म, और 2 कर्म हमने निकाल दिया क्रियमाण कर्म, और अभी 1 कर्म और 2 कर्म बचा है। उदाहरण है, समझने वाली बात, अगर आप समझ जाओगे तो ज्योतिष का पूरा सिद्धांत समझ में आ जाएगा। ये ज्योतिष काम कैसे करता है मैं उसको बता रहा हूं।
ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास कुछ कर्म है, उसमें से मैंने कुछ कर्म, मतलब कुल कर्म है जो संचित कर्म है, जो हमने इकट्ठा किया है, उसमें से कुछ कर्म प्रारब्ध बन करके हमको इस जन्म में मिल गया और हम भोग रहे हैं। कुछ कर्म इकट्ठा कर लिए गए अगले जन्म के लिए, आगे जन्म के लिए, वो हो गया क्रियमाण कर्म। अब भैया क्यों ऐसा किया गया? तो अब जो प्रारब्ध कर्म हमको यहाँ पर भोगना है, ध्यान दीजिएगा बहुत ध्यान से, कि जो प्रारब्ध कर्म हमको भोगना है इस जीवन में, अब वो पहले से निश्चित है। अब वो बताएगा कौन? वो बताएगा ज्योतिष, क्योंकि बिना देखे तो बताया नहीं जा सकता। तो देखने का काम कौन करता है? ज्योतिष। उसका समाधान कर्मकांडी कर सकता है। कर्मकांडी, तांत्रिक, योगी, ये सब आपको उपाय बता देंगे हर चीज का, लेकिन ज्योतिष जो है भंग योग बताता है, उपाय नहीं बताता। ज्योतिष का काम है केवल देखना, वो केवल देख सकता है, और जितनी सूक्ष्म गति देखने की होगी वो उतना सूक्ष्म देख सकता है। तो भैया अब वो बताएगा ज्योतिष। तो अब एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम है राधा रमण, ये नाम है। अब इस व्यक्ति का जन्म होना है, ऊपर से डिसाइड हो गया कि इस व्यक्ति का जन्म होना है, तो इसके कर्म कैसे हैं? ऐसे। अब इसको ऐसे कर्म कब मिलेंगे? ग्रहों की दशा भी तो होनी चाहिए, तब तो उसको फल मिलेंगे, और इनको फल देने के लिए ही ग्रह हैं। इनका काम ही यही है, इनका नाम ही है ग्रह। इनका काम ही है कि आपको कर्मों का फल देना, यही इनकी ड्यूटी है। अब ये क्या करेगा भैया? तो अब ये ग्रहों का निर्माण हुआ, अब ग्रह क्या करेंगे? फल देंगे। तो जो ग्रह पहले से चल रहे हैं हमारे यहाँ आकाश गंगा में, ब्रह्मांड में, वो अब नियम ये है कि शनि अगर चौथे भाव में जाए तो कुछ भी दे, लेकिन पिता के सुख की हानि करेगा। अब इसने किसी के पिता की हानि की थी, राधा रमण ने। अब इसको किसी, अब इसके पिता का हानि होना है, तो अब विचार किया जाएगा कि जब आकाश में शनि चौथे भाव में हो तब राधा रमण का जन्म होगा। तो जब शनि चौथे, एक राशि भी निश्चित हो जाएगी। वो राशि कैसे निश्चित होगी? इसी के कर्मों से ही। तो राशि और भाव निश्चित होगा, जब चौथे भाव में पहुंचेगा शनि तभी राधा रमण का जन्म होगा। तो जब उस समय की जन्म पत्रिका का निर्माण किया जाएगा, जब उस समय जन्म पत्रिका का निर्माण किया जाएगा तो वहां शनि जो है यहाँ होगा। ऐसे ही सारे ग्रह, तो जिसके कर्मों के अनुसार ये ज्योतिष जन्म कुंडली बनता है। ये आकाश गंगा है, व्यक्ति के जन्म के समय कौन ग्रह कहाँ है ये इससे पता लगता है, और वही फल इसको मिलेगा। मतलब जन्म कुंडली के द्वारा हम इसके कर्मों को देख रहे हैं। ठीक है। पहले के ज्योतिषी लोग जन्म कुंडली देखते ही बता देते थे कि पिछले जन्म में ये क्या था। मेरे पास प्रमाण है, जो लोग कहेंगे मैं उनको भेज दूंगा वो जन्म कुंडली। समय लगेगा थोड़ा सा, 1-2 दिन का समय देंगे तो हम उसको जन्म कुंडली भेज देंगे। उसमें ये तक लिखा था कि इस व्यक्ति का पिछला जन्म ये था, पिछला जन्म में इसकी 2 पत्नियां थी, ये सेठ था, इसने दूसरी पहली पत्नी को जहर दे के मार दिया था, इसलिए इसको इस जन्म में सफेद दाग की बीमारी होगी। और वाकई में 15 साल बाद, कुंडली बनने के 15-20 साल बाद उसको ऐसा सफेद दाग हुआ कि क्या बताऊं। ऐसा तो मैंने उस कुंडली को इसीलिए सेव करके रखा है। हमारे नक्षत्र, अगर हम नक्षत्रों का ठीक ठीक अध्ययन कर लें तो ये हमें बता देगा कि पिछला जन्म हमारा कहाँ हुआ था और अगला जन्म हमारा कहाँ होगा, या इत्यादि सारी चीजें नक्षत्र बता सकता है। मिर्जापुर में एक ज्योतिषी है बाबूलनाथ त्रिपाठी जी, है तांत्रिक भी, तो मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। तो वो क्या करते हैं कि वो उनसे, गुरुजी बड़ी समस्या है,
सफलता नहीं मिल रही है, ये दिक्कत हो रहा है, ये दिक्कत हो रहा है। तो उन्होंने किया क्या, उन्होंने तुरंत चलते चलते ही उन्होंने सुबह पंचांग देख लिया था। सुबह पंचांग देख लिया तो उसमें उन्होंने देखा कि ये नक्षत्र चल रहा है, तो आज इतने बजे तक ये नक्षत्र रहेगा, ये टाइम तो पता है। तो उन्होंने टाइम देखा और उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर के ईशान कोण में पानी का पाइप लगा है और वो फूटा हुआ है, बह रहा है, और तुम लोग दक्षिण दिशा की ओर पैर करके सोते हो। और ये बात बिल्कुल सत्य निकली। तो कैसे पता लगा? नक्षत्र विज्ञान से। तो हम जिसको जितना व्यवहारिक और जितना डीपली घुसेंगे वो उतना हमको बताएगा। अब भैया तो आपको इसका उत्तर मिल गया कि ज्योतिष काम कैसे करता है। तो जब ज्योतिष काम करता है, कहाँ गया कपड़ा? आप लोगों को बात समझ में आई कि नहीं? अब हम कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं आज की। हाँ जी गुरुजी, बहुत अच्छे से। बहुत अच्छे से आ गई। चलिए, तो आज की कक्षा में देख लेता हूँ, कोई और प्रश्न तो नहीं? हाँ, अच्छा फलादेश कुंडली में। जी, पृथ्वी किन किन नक्षत्रों में सोती है, या कोई किस दिवस में पृथ्वी का शयन माना जाता है? ये प्रकरण तो अभी नहीं चल रहा है प्रभु जी, है ना? ये प्रकरण अभी नहीं चल रहा है, ठीक है। इसको आपको अगर आवश्यकता है तो आपको इसकी पूरी विधि और इसको जानने का तरीका भी आपको हम पीडीएफ बना के भेज देंगे, ठीक है। अभी जो प्रकरण चल रहा है इसको चलने दीजिए, ठीक है। हाँ, तो आपका एक प्रश्न बचा है, लग्न या राशि। लग्न या राशि। पहली बात तो देखिए, लग्न पहले राशि है तब लग्न है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लग्न जो है पहले एक राशि है। तो जो लोग भ्रम में होते हैं कि लग्न लग्न होता है, लग्न राशि नहीं होता, तो बिल्कुल भी भ्रम में ना रहे। लग्न पहले एक राशि है, जन्म के समय जो राशि चल रही होती है तो उस समय जो लग्न चल रहा होता है तो वो लग्न बन गया। अब यहाँ पे दो चीज मिला, एक मिला लग्न और एक मिला राशि। अब हम फलादेश कैसे करें? समस्या बात ये है, प्रश्न आज ये आया कि हम फलादेश कैसे करें। तो भैया लग्न को भी देखना पड़ेगा, राशि को भी देखना पड़ेगा, और अन्य भावों को भी। मतलब फलित मतलब राशि, भाव और ग्रहों का समन्वय, इन तीनों का सामरस्य करेंगे व्यवहार विवेक बुद्धि से, तो तुरंत जो है आप फलादेश कर पाएंगे। चलिए, अब हम लोग आज की कक्षा में प्रवेश करते हैं। ये जो है आपका प्रश्नोत्तरी सेशन हुआ। गुरुजी, कल वाले क्लास से ही एक प्रश्न था, अगर बता देते तो। हाँ, पूछिए भैया। गुरुजी, जो कल आप बताए थे, तो इंसान की पर्सनैलिटी आवाज कट रही है आपकी, आवाज कट रही है आपकी। होगा उसमें आप मैसेज करके यही चैट बॉक्स में छोड़ दीजिए। हेलो, आप यही मैसेज चैट बॉक्स में छोड़ दीजिए। गुरुजी, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। जी जी, हाँ, बताएं। हाँ, तो अब गुरुजी, जैसे कि आपने बताया था कि जो लग्न होगा वो इंसान की पर्सनैलिटी बताएगा। हाँ, तो अगर इंसान की पर्सनैलिटी लग्न बताएगा, तो जो राशि होगी जो व्यक्ति की, वो मतलब क्या बताएगी? जो इंसान लग्न की और राशि और पर्सनालिटी इंसान की बताएगा। पर्सनैलिटी के बीच में। हाँ, ठीक है, आपके इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ। आप लोग भी ध्यान से समझिए, म्यूट करिए, ठीक है। हाँ, म्यूट कर लीजिए, ध्यान से समझ में बताता हूँ, ठीक है। किताब का पेज नंबर मैं बोल रहा हूँ, जिसके पास हो वो खोल सकते हैं, ताकि विथ प्रमाण है, ठीक है। यहाँ मैं कौन सी राशि रख दूं, जो आप कहिए। वृष राशि। वृश्चिक।
सिंह राशि गुरुजी, सिंह राशि, वृश्चिक राशि रख सिंह दूं? राशि रख दीजिए। सिंह रख दीजिए गुरुजी गुरुजी। आप अपने हिसाब से रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, सिंह राशि। आप अपने हिसाब से रखिए। अच्छा, कोई क्योंकि बात नहीं। पहले वृश्चिक बोला था सुनिए, मैंने, वृश्चिक। अब मैं यहाँ रख दे रहा हूं कन्या। ठीक, मैं यहाँ रख दे रहा हूं कन्या। ठीक है, किसी को कोई आपत्ति तो नहीं? नहीं नहीं गुरुजी। गुरुजी नहीं। ठीक, अब यहाँ पर ये लग्न बन गया कन्या, जो यहाँ इसमें आएगा वो कन्या। अब हम जब भाव पढ़ते हैं प्रभु जी, जब हम भाव पढ़ते हैं तो 12 भाव होते हैं। तन, धन, सहज, ये पूरा आपको लिखवाएंगे हम, इसलिए हम सुख। तो यहाँ पे जो व्यक्ति के शरीर की पर्सनालिटी है तन, तो तन भाव प्रथम भाव है, तो इसलिए पहला भाव बताएगा पर्सनालिटी। ये बता दिया लग्न ने। लग्न ने क्या कहा कि पहला जो भाव होगा वो पर्सनालिटी बताएगा। तो आपने पूछा राशि क्या बताएगी? अब राशि क्या बताएगी सुनिए। अब राशि है यहाँ कन्या। क्या है? कन्या। यही आपका प्रश्न है ना? कहीं ये प्रश्न तो नहीं कि जब लग्न पर्सनालिटी बताएगा तो बाकी क्या बताएंगे? ऐसा नहीं तो नहीं गुरुजी, ना? मतलब जैसे प्रश्न ये था कि जैसे मान लीजिए जो पहले पहले घर में होगा, जो पहले भाव में होगा वो इंसान का लग्न हो जाएगा। मान लीजिए हाँ। चंद्रमा किसी और भाव में है, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में, तो उसका राशि कुछ और हो जाएगा। तब वो राशि अच्छा, क्या ठीक बताएगी? ठीक, समझ गया समझ गया। मान लीजिए चंद्रमा यहाँ पर बैठा है, यहाँ पर बैठा देते हैं चंद्रमा को। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 आएगा यहाँ। अब ये वृष राशि का चंद्रमा बन गया। अब आपने पूछा राशि क्या बताएगी। अब जो लग्न होता है ये शरीर बताता है, तन। अब इसमें पूछिए कि मन कौन बताएगा, मन का विचार कौन किससे होगा? तो मन का विचार चंद्रमा से होगा। तो चंद्रमा कहाँ है? वृष राशि में। तो चंद्रमा वृष राशि में है तो चंद्रमा उच्च का हो गया, तो चंद्रमा वृष राशि के अनुसार फल देगा। ये बात। अब पूछिए कि अब इसका जो है पिताजी, अब पिताजी पूछेंगे तो मान लीजिए 2, 3। अब यहाँ बैठा दीजिए किसी को, सूर्य को बैठा दीजिए मान लीजिए। अब पिताजी का विचार जब करेंगे तो पिताजी सूर्य महाराज बताएंगे, तो सूर्य महाराज मिथुन राशि के अनुसार अपना फल देंगे। तो देखिए लग्न का अपना फल है, राशियों का अपना फल है और भाव का अपना फल है, और तीनों मिलकर के एक फल बना करके जो कहते हैं वही ज्योतिष है, वही सत्य है, वही फलादेश है, वही होरा शास्त्र है। क्लियर? जी गुरुजी, और ये था कि आपने जो बताया था कि चर अगर होगा तो व्यक्ति चंचल होगा, स्थिर होगा यानी मतलब वो शांत होगा, संतुष्ट होगा। द्वि का क्या होगा, मतलब दोनों चंचल और स्थिर दोनों होगा? जी बिल्कुल, द्वि स्वभाव। आप लोग देखते हैं ना, बाइक चलाते इधर जाए कि इधर जाए, तो किसी का मन होता है जिस पर, और अक्सर आपको मैं गारंटी देता हूं, आप लोग देख लीजिएगा, अनुभव कर लीजिए, व्यवहारिक बात है ये। जो लोग द्वि स्वभाव लग्न में जन्म लेते हैं उनका मन जो है द्वितरफा वाला होता है। वो हमेशा एक विकल्प तैयार रखते हैं, वो हमेशा एक काम करेंगे, आपको बोल देंगे कि पवन जी ये काम करना, लेकिन उधर सुनील जी को भी बोल देंगे सुनील जी आप ये काम करना। समय पे जिसने कर दिया और दूसरा किसी को पता नहीं, लेकिन समय पे जिसने कर दिया उसी के चल रहा है, और कोई वो नहीं, मतलब हमेशा एक विकल्प तैयार रखना। वो हमेशा द्वि स्वभाव हो सकता है। ठीक है, चर वालों के देखिए हमेशा चलते रहते हैं, हमेशा दौड़ते रहते हैं, उनकी बुद्धि भी बहुत चलायमान होती है। लोग बोलते हैं बहुत चंचल है ना? होता है कि नहीं होता? और जो स्थिर लग्न में होते हैं देखिए स्थिर होते हैं। अब ऐसे ही ब्राह्मण, जैसे अब ब्राह्मण है, अब बृहस्पति किसी के लग्न में बैठा है, आपने देखा अरे लग्न में बृहस्पति बैठा है, तो आप सीधे कह देंगे तुम्हारा तो बाल झड़ जाएगा। बोले हाँ पंडित जी झड़ रहा है।
बोले लेकिन बहुत समझदार हो, बहुत विद्वान हो, सोच समझ के काम करते हो, लोग तुमसे सलाह लेने जरूर आते होंगे। हाँ पंडित जी आते हैं सलाह लेने, लोग तुम्हारा बहुत सम्मान करते होंगे। हाँ करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ लग्न में बृहस्पति है। अब यही बृहस्पति अपने नीच राशि का हो जाए तो आप क्या बताओगे फिर? तो इसलिए राशि सबका अपना अपना फल है, ठीक है। और हमको लगता है कि आप जो है तो इसको मतलब समझें थोड़ा सा व्यवहारिक रूप से, मतलब एक व्यवहार की तरह, ताकि समझ में आए। अब कक्षा में प्रवेश करने दीजिए, 9 बज गया। ठीक जी है, गुरुजी, ठीक ठीक ठीक। धन्यवाद। हाँ, आज हम बात करने वाले हैं वृष राशि की। हम क्या आपको होमवर्क दिए थे? आप में से कोई भी एक लोग अनम्यूट करो, फटाफट बताओ वृष राशि का। ठीक है, तो पहले तो आप इसकी जाति बताइए। इसकी जाति बताइए, कौन सी जाति है? स्त्री है गुरुदेव। हाँ, स्त्री है। तो मतलब अगर किसी के लग्न में स्त्री है, लग्न में जो है यहाँ पे 2 आ जाए, तो मतलब उसका जो स्वभाव है वो थोड़ा सा स्त्रियोचित हो जाएगा। जब थोड़ा सा स्त्रियोचित होगा तो क्या वो बुरा होगा? ना। वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, पुरुष भी होगा तो वो क्या करेगा? हर माहौल में तुरंत ढल जाएगा, गिरगिट की तरह रंग बदल लेगा। वो मतलब स्त्रियों के स्वभाव वाला, सब मीठा बात करेगा, काम लगने पे एकदम जरूरत की तरफ एकदम ऐसे बात करेगा, ऐसे आपको पूछेगा भी नहीं, है ना। मतलब जो स्त्रियों के जो स्वभाव कहे गए हैं वो स्वभाव यहाँ वृष राशि का होगा। बात क्लियर? अब भैया आपने अभी जाति बताया, अब ये स्थिर है कि चर है कि द्विस्वभाव है भैया? स्थिर है सर। स्थिर है। तो अब ये जो है ये क्या करेगा कि ये इसमें जन्म लेने वाला व्यक्ति स्थिर होगा, लेट काम करेगा, आलस्य भी होगा। अक्सर वृष लग्न वाले जो आप देखेंगे तो उनके अंदर थोड़ा सा आलस्य होता है, स्थूलता होती है ना। और वृषभ, इसकी जो राशि स्वरूप है बैल का है, वृषभ का। तो अब भैया तो ये स्थिर है, लेकिन ये जो भी काम करेगा स्थिरता के साथ करेगा, स्थिर विचार करके करेगा, सोच समझ के करेगा, और इसके द्वारा किया गया चीजें स्थिर रहेंगी, टिकेंगी। अगला बताइए, पृथ्वी तत्व तत्व। बताइए। पृथ्वी भूमि। तत्व पृथ्वी। अब ये पृथ्वी तत्व है तो हमने कहा देखिए, अब यहाँ स्थिर का भी फल हुआ आलस्य, नहीं स्थिर का फल है स्थिरता। लेकिन यहाँ पर जो तत्व है पृथ्वी तत्व, इसने फल दिया कि स्थिरता के साथ साथ आलस्य, प्रमाद, इसके बाद बहुत अधिक मतलब एक्टिव, मतलब कि बहुत धीरे धीरे सोच समझ के एकदम स्थिरता के साथ काम करने वाला। अब भैया ये तो स्थिर तत्व अच्छा माना जाता है इस तत्व में, इसीलिए वृष लग्न में पूजा पाठ करने से लोग बोलते हैं स्थिर लग्न में पूजा पाठ करो उसका फल स्थिर रहेगा, चर लग्न में पूजा पाठ करो तो उसका फल चर रहेगा। इसीलिए लोग दिवाली की पूजा जब करवाते हैं, पंडित जी सिंह लग्न कब है? पंडित जी सिंह लग्न, अरे दिवाली की पूजा को सिंह लग्न में चुना क्यों गया? इस पर तो विचार करो। दिवाली की पूजा सिंह लग्न को क्यों? ठीक है, तो अब ये हो गया तत्व। और क्या है भैया, आगे बोलिए। सर वरण दक्षिण वैश्य। दिशा की स्वामिनी है। आ? दक्षिण दिशा की स्वामिनी। स्वभाव इसका कैसा है? तो वृष राशि वाले बहुत ठंडे दिमाग, जैसे मेष राशि वाले एकदम तेजी से अग्रेसिव होके बात करना, काम करना, लगे रहना, लोगों की हेल्प करना, ये मेष राशि का स्वभाव होता है। हमेशा लीडरशिप की रहना, हमेशा आगे आना। लेकिन वृष राशि में ऐसा कुछ नहीं है। वृष राशि में इसका जस्ट अपोजिट, वो किसी भी पद, बड़े से बड़े, नीचे से नीचे पद में रहे, किसी भी पद में वो एकदम स्थिरता के साथ रहेगा और शीतल स्वभाव, उसको जल्दी गुस्सा इत्यादि भी नहीं दिखाएगा, शीतल स्वभाव, ठंडा दिमाग। उसका दिमाग मैंने रात कल में बता ही एक्टिव दिया था होगा। आपको। हाँ, अब जो है भैया ये क्या है? कांति रहित है, इसको भी कांति नहीं, इसके भी चेहरे पे उदासी बनी रहेगी।
है, मतलब एक चमक जो होता है वो चमक नहीं रहेगा। दक्षिण दिशा की स्वामिनी है, बाल प्रकृति है, बच्चों जैसा हरकत करना, बच्चों अपने आप को बच्चा समझना, बच्चों में मस्त रहना, बच्चों के साथ लगे रहना, बच्चों जैसा। ये मेरा अनुभव की बात है, बिल्कुल सत्य बात है ना। तो बाल स्वभाव है इसका, ठीक है। इसका माइंड इसके रात में बाद ये एक्टिव होगा। आपने बोल दिया, मैंने कह दिया जी, और वो बातें सबने सुन ली, इसलिए मैंने उसको रिपीट नहीं किया भैया। और कुछ सेवा चाहते हैं, कहीं तो आपका नाम पुकार लूं। सब लोग भैया के लिए ताली बजाइए भाई, भैया ने बताया, ठीक है। तो इसका जो है बाल स्वभाव, धन्यवाद भैया, इसका जो है बाल स्वभाव होगा, ठीक है। अब ये जो है क्या होगा, वात प्रकृति। इसको जब बीमारी होगी तो इसके शरीर का जब जाएगा डॉक्टर के पास, वैद्य जी के पास, तो वैद्य जी नाड़ी चेक करेंगे तो कहेंगे तुमको वात की बीमारी है। ज्योतिष तो जो है राशि से ही बता देता है। अगर किसी का जन्म वृष राशि में हुआ तो उसको वात की बीमारी होगी, गैस की बीमारी होगी, पेट का खाना नहीं पचेगा, पेट स्थूल हो जाएगा, उसको गैस की बीमारी होनी ही होनी है, ठीक है। बात क्लियर? जी जी। हाँ, रात्रि बली, इसका दिमाग रात में ज्यादा काम करेगा, तो भैया ने बता ही दिया तो उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। 4 चरण वाली, इसके 4 चरण है, इसलिए आकृति इसकी वृषभ की है। इसके बाद श्वेत वर्ण, वृष राशि का रंग कौन सा है? सफेद, इसीलिए जो है तो ये श्वेत, शांत इत्यादि सारी चीजें, ठीक है। यह अर्ध जल राशि कहलाती है। इसका प्राकृतिक स्वभाव है स्वार्थी, हमने कल भी बताया था आपको, इसका जो प्राकृतिक स्वभाव है स्वार्थी है, ठीक है। शिथिल शरीर, इसका शिथिल मतलब एकदम शिथिल शरीर रहेगा। अक्सर वृषभ राशि वाले लोग मोटे होते हैं, ठीक है, अक्सर। अगर अब वहां जाके अब आप कह दो कि भैया वृष लग्न में जन्म हुआ तो ये मोटा होगा, तो इसका मतलब क्या भैया? पता चला यहाँ मंगल महाराज बैठ गए, जब यहाँ मंगल महाराज बैठे तो उसको पतला बना देंगे, दुबला। मंगल महाराज गुरु महाराज मोटा बनाते हैं, पेट निकलता है, बाल झड़ते हैं। मंगल महाराज जो है एकदम दुबला या एकदम मोटा बना देंगे, है ना, या एकदम तटस्थ भी बनाएंगे। तो अब आप अपने फलादेश के समय ग्रहों का भी विचार करिए। तो ग्रहों के विषय में बताएंगे अभी हम राशि को बता रहे हैं। तो राशि से ही केवल ये मत फलादेश करने लगे भैया वृषभ लग्न में इसका जन्म हुआ तो मोटा होगा, अगर यहाँ कोई नहीं है तो बिल्कुल मोटा होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब अगर यहाँ मंगल हो गया, शनि हो गया, तब जो है समस्या है, तब बात बदल सकती है, ठीक है। इसके बाद आप डांस, नाच गाना, गायन वादन इत्यादि सांसारिक कार्यों में भी एकदम दक्ष, एक्सपर्ट, सब इंटरेस्टेड, बढ़िया। इसका स्वामी शुक्र है ना, इसलिए कला की ओर इसका झुकाव रहता है, ड्राइंग, पेंटिंग इत्यादि ये सब, ठीक है। और इस राशि से मुख और गाल, इसका विचार किया जाता है। अब तो आप लोग इसको पूरा समझ गए होंगे। अब मिथुन राशि का भी ऐसे ही है, तो क्या मैं मिथुन राशि आदि राशियों को भी समझाऊं कि रहने दूं, आगे बढ़ूं? समझा दीजिए गुरुजी, आप समझाते हैं तो ज्यादा इंटरेस्ट आता है और ज्यादा समझ में आता है, लॉन्ग टर्म तक याद रहता है। जी बिल्कुल। तो एक जन बोलते रहिए, अगर क्रमशः ये फोटो गई है किताब की ना, उस फोटो को देख करके एक जन बोलते रहिए, मैं तुरंत उसको एक्सप्लेन करता जाऊंगा, ठीक है। जी गुरुजी। ताकि आज ही मतलब ज्यादा समय न लगे, जल्दी से हो जाए, ठीक है। फटाफट बोलिए तो मैं जहां समझाता चला जाऊं। कौन सी राशि है? मिथुन राशि, पश्चिम दिशा का स्वामी। अब ये जो मिथुन राशि है इसका नंबर है 3, जैसे ही 3 आए तो मिथुन, 3 आए तो मिथुन, ठीक है। अब ये जो मिथुन राशि है, अभी तक जो बात हो रही थी वो क्यों लग्न की नहीं हो रही थी। अगर मान लीजिए हमने जैसे अभी यहाँ पे वृषभ लग्न रखा, ध्यान दीजिए, अगर मैंने यहाँ वृषभ लग्न रखा
तो मैंने फलादेश तो कर दिया। अगर मान लीजिए आप वृषभ लग्न न हो, वृषभ यहाँ हो, तब क्या करेंगे आप, और कोई ग्रह न हो, तब क्या करेंगे? तो मतलब इसकी मम्मी ऐसी होगी वृष राशि के स्वभाव की, ठीक है, इसकी माता ऐसी होगी स्वभाव की। अगर मान लीजिए 2 यहाँ आ गया तो इसके पिताजी ऐसे होंगे, ठीक है, इसलिए इनका इतना महत्व है। अगर ये यहाँ आ गया तो शत्रु इसके जैसे होंगे। अब इसके जैसे शत्रु मतलब इसकी शत्रु महिला हो सकती है, पहली बात। अब वृष राशि का जो बीमारी है, जो स्वभाव है, वो इस व्यक्ति के शत्रु और बीमारी के रूप में आ जाएगा अपना फल। तो इसलिए सारी राशियों को ये देखना जरूरी है। गुरुजी कल मेरा तो मेष सबसे राशि आया था तीसरे भाव में, तो मतलब उसका क्या होगा? जैसे चौथा तो माता का हो गया, तो तीसरा भाव अब में क्या अगर होगा बाद में देखेंगे। अब क्या होगा कोई अब बात देखेंगे। 25 दिन में आप देखना सीख जाएंगे, मत टेंशन लीजिए। जी, तो 25 इसका दिशा का स्वामी होता है बुध। इसका स्वामी क्या होता है? बुध। बुध। मिथुन राशि का स्वामी है बुध। इसका रंग क्या है? हरा। इसका रंग क्या है? हरा। अब इसकी जाति क्या है? जाति क्या है भाई? पुरुष। पुरुष। हाँ, आगे भी बताइए। वायु जाति हो गई तत्व। पुरुष। वायु तत्व। जाति हो गई पुरुष। तो मतलब अब जिसका मिथुन होगा वो पुरुष स्वभाव का होगा, स्त्रियों के स्वभाव का नहीं होगा। लेकिन पुरुषों के स्वभाव में भी मिथुन राशि का गुण आ जाएगा। तो मिथुन राशि मतलब अब इसका स्वामी, मिथुन मतलब बुद्धिमान। भैया एक कॉल है, बस 1 मिनट आप लोग क्षमा करना मुझे है? जी गुरुजी। अच्छा आप जा रही है? तो इसका जी जो स्वभाव है जी गुरुदेव। वो है विद्या विलासी। मतलब ये हमेशा विद्यावान, बुद्धिमान, पढ़ने लिखने में तेज। इन लोगों का गणित बहुत तेज होता है, और नहीं तो गणित में रुचि होती है। ये पढ़ाई ना भी करें तो भी इनका जो कैलकुलेशन क्षमता होता है वो बहुत बढ़िया होता है। अभी किसी ने हमसे फोन किया था और ये पूछा था कि हमको ज्योतिष लाइन चुनना चाहिए या नहीं। अगर उसका लग्न बुध की राशि का हो, या 10th भाव बुध की राशि का हो, या 11 भाव बुध की राशि का हो, इन 3 में से कोई किसी से भी बुध का संबंध हो तो ज्योतिष का काम करे वो, ठीक है। गुरुजी अगर चलिए। जातक की राशि मिथुन हो तो भी वो विद्या में होगा ना? हाँ बिल्कुल, तो भी। तो गुरुजी जिनका ये
गुरुजी मेरा एक प्रश्न या- है, मेरी मेरी कुंडली के लग्न में बुध है किंतु बुधास्त भी है, लिखा है कि बुधास्त तो हो अब उस गया। पर बाद में बात करेंगे भैया। अभी हम लोग राशि, जब हम ग्रह पढ़ाएंगे ना, तो आप एक दिन में एक कुंडली आप लोगों से मांगेंगे, तो आप लोग जिसकी भी एक कुंडली सबसे पहले आएगी उसकी कुंडली कक्षा में रखी जाएगी और उसी की कुंडली पे प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, जी नाम गुरु। गुप्त रखा जाएगा। ठीक, चलिए। उदय स्वभाव, तो ये भैया द्वि स्वभाव है, आप लोग जानते हैं। तो ये द्वि स्वभाव, ये कन्या लग्न वाले ना किधर ढुलक जाए कोई भरोसा नहीं है, लेकिन बहुत ही बुद्धिमान, बड़े ही विद्यावान, अक्सर नौकरी करने वाले, गणित का काम करने वाले, गणितज्ञ, ज्योतिषी, ये सब जो है इनका बुद्ध बहुत अच्छा रहता है। लेकिन इनका स्वभाव, तो मिथुन राशि का स्वभाव द्वि स्वभाव, जरूरत पड़ने पर चर भी और जरूरत पड़ने पर स्थिर भी। ठीक है, चलिए। अब भैया ये जो है शूद्र वर्ण है, विषमोदयी है, उदय के विषय में आपको बताएंगे अभी। और ये चिकनी राशि है, दिन बली है, दिन में इसका दिमाग अधिक काम करता है, रात में इन्हें आराम से ये सोना पसंद करते हैं, कम संतान उत्पन्न करते हैं, मध्यम संतति, और इनका शरीर जो है शिथिल होता है, और ये विद्याध्ययनी और शिल्पी होते हैं। ठीक है, इससे जो है कल मैंने एक डायग्राम बनाया था आदमी का, तो भुजा का, हाथ का भुजा का जो है विचार मिथुन राशि से होता है। ठीक है, शरीर के कंधों का भी। अब ऐसे ही कर्क राशि का, कर्क राशि का भी पवन जी, पवन जी है नहीं? चलिए चलिए, आप लोग बोलते जाइए फटाफट, मैं उसको एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा। आइए, अब कौन सी राशि? कर्क। तो भैया कर्क मतलब कैसी राशि है? जलचर राशि है। कैसी राशि? जलचर। कर्क मतलब क्या होता है? केकड़ा। केकड़ा कहाँ रहता है? पानी में। तो जो उसका स्वभाव है वही स्वभाव इसका भी है। जिस राशि की जो आकृति है, मेष राशि की आकृति भेड़े के समान, तो भेड़े जैसी होती है। कभी कभी मूर्ख भी होते हैं मेष राशि वाले, बहुत मूर्ख भी निकल जाते हैं कभी कभी। तेज दिमाग होने के साथ साथ, ज्यादा बातूनी होने के साथ साथ मूर्खता भी आ जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही अब ये जलचर स्वभाव है। तो ये वृषभ राशि बैल, मिथुन राशि स्त्री पुरुष का जोड़ा। अब ये कर्क केकड़ा। केकड़ा कहाँ रहता है? पानी में। तो इसका स्वभाव जलचर स्वभाव इसका होगा। अब भैया इसका स्वामी कौन है? चंद्रमा। इसका नंबर क्या है? 4। ठीक है, इसका स्वामी कौन है? चंद्रमा। जब राशि याद करिएगा ना तो उसको ऐसे याद कर लिएगा, 1 और 8 का स्वामी मंगल। तो मंगल की 2 राशि, एक मेष एक वृश्चिक, ऐसे करके लिख लीजिएगा, तब याद करिएगा, आसानी से याद होगा। ठीक है, चलिए। अब भैया इसका स्वामी चंद्रमा। चंद्रमा किसका कारक है? मन का। तो मन का विचार जब करेंगे तो कर्क राशि को भी ढूंढेंगे, चंद्रमा को भी ढूंढेंगे। चंद्रमा कहाँ बैठा है, कर्क राशि कहाँ है, और जो है इन दोनों का विचार करके तब मन का विचार करेंगे। मान लो किसी को मानसिक बीमारी हो तो उसका विचार जब आएगा, आपसे बहुत टेंशन होता है गुरुजी क्या करें, तो तुरंत आप ढूंढिए कि चंद्रमा कहाँ बैठा है और कर्क राशि कहाँ है, तो आपको तुरंत पता लग जाएगा। किसी को श्वास की बीमारी हो, अच्छा मैंने एक शरीर बनाया था, ये चेहरा और ये जो है, तो मैंने बताया था कि हृदय का भाग जो है, हृदय प्रदेश का भाग, ठीक है, ये जो होता है ये कर्क के क्षेत्र में आता है। तो कर्क के यहां से क्या गुजरती है? श्वास नली। क्या गुजरती है? श्वास नली। तो ये जो श्वास नली है, अब ये श्वास नली किसके क्षेत्र में आया? अगर वृष खराब होगा तो उसको यहाँ बीमारी होगी, अच्छा होगा तो यहाँ अच्छाई होगी। मिथुन खराब होगा तो यहाँ बीमारी होगी, यहाँ बीमारी होगी, यहाँ बीमारी होगी। और अच्छा होगा तो यहाँ अच्छाई होगी, यहाँ अच्छाई होगी, यहाँ अच्छाई होगी। कर्क खराब हुआ, चंद्रमा खराब हुआ
तो ये खराब होगा। हार्ट अटैक, कुछ लोग बोलते हैं कि हार्ट अटैक का कारक किसी अन्य ग्रह को मानते हैं। उनके लिए एक उत्तर है, जो ये क्षेत्र है हार्ट का, वो कर्क के क्षेत्र में आता है। तो कर्क का स्वामी चंद्रमा है, तो यहाँ पे हार्ट अटैक का कारक सूर्य के साथ साथ चंद्रमा, प्रधानता के साथ चंद्रमा होगा। ठीक है, चंद्रमा अधिक इसका कारक माना जाएगा। एक चीज और, आप उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा सुसाइड और सबसे ज्यादा हार्ट अटैक, जाके आप जो है डॉक्टरी देख सकते हैं। ये दोनों समस्याएं सबसे ज्यादा कब आती हैं पता है? जब चंद्रमा बली रहता है, प्रबल रहता है। तो चंद्रमा प्रबल कब रहता है? तो शुक्ल पक्ष के दशमी से, सॉरी, कृष्ण पक्ष के ये भी आपको समझाता हूं कैसे। शुक्ल पक्ष की दशमी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक। देखो, चंद्रमा जब मजबूत हो तब आप कोई भी काम करोगे वो काम सफल होता है, क्योंकि चंद्रमा मजबूत होता है। और उस समय चंद्रमा का काम है कि मन, उस समय मन भी आपका बहुत स्वस्थ और सपोर्ट करेगा। जिसका चंद्रमा खराब होगा, जिसका मन खराब होगा, उसकी कर्क राशि ग्रसित होगी। और वो जो है, अगर ये खराब हो गए तो सुसाइड करेगा, हार्ट अटैक करेगा। कब करेगा? जब चंद्रमा प्रबल रहेगा। तो चंद्रमा प्रबल कब होता है? आकाश में आप देखिए, तो कृष्ण पक्ष अमावस्या को चंद्रमा रहता ही नहीं। तो उस अमावस्या में जन्म लेने वाले जो लोग जन्म लेते हैं, उनको मन की समस्या होती है, अंधेरे से डर लगता है, एक अनजाना सा डर लगता है, क्योंकि वहां पर मन जो है कमजोर होता है। अब प्रतिपदा को भी ऐसे ही, द्वितीया को थोड़ा सा, तृतीया को थोड़ा सा, चतुर्थी को थोड़ा सा, ऐसे दिखते दिखते जो है ना, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर चंद्रमा पूरा रहता है, तो चंद्रमा मन भी पूरा रहता है। शुक्ल पक्ष की, तो आप आकाश में देखिए, शुक्ल पक्ष की दशमी से चंद्रमा बड़ा होने लगता है। दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, तो चंद्रमा पूरा रहता, पूर्णिमा को पूरा हो जाता है, तो चंद्रमा एकदम बली हो गया। उतरते समय कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेके प्रतिपदा को थोड़ा कम, द्वितीया को थोड़ा कम, तृतीया को और कम, चतुर्थ, पंचमी तक चंद्रमा बली रहता है। तो शुक्ल पक्ष की दशमी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा बली रहता है। उसमें भी शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से कृष्ण पक्ष की द्वितीया तक चंद्रमा और प्रबल बली रहता है। तो सबसे ज्यादा सुसाइड केस और सबसे ज्यादा हार्ट अटैक केस इसी पीरियड में आते हैं, शुक्ल पक्ष की दशमी के बाद से कृष्ण पक्ष की पंचमी के पहले तक, क्योंकि उस समय चंद्रमा बली होता है। बात समझ में आई कि नहीं? जी गुरुजी। गुरुजी वीडियो शो नहीं कर रही आपकी, कब आ गई? हम वीडियो शो नहीं कर रहे हैं, वीडियो तो है भैया। कब आ गई? पहले शो नहीं कर रही। अच्छा, अब मिटाने जा रहा हूँ, मिटा दूं? जी गुरुजी। जी गुरुदेव। एक सेकंड। मिटा दीजिए गुरुजी। ठीक है, तो कर्क राशि का स्वामी भैया चंद्रमा, तो ये राशि का ये प्रभाव है। अब आप लोग इसका, चलो आवाज जा रही है ना हमारी? इसके पहले जाति क्या है? आ रही है गुरुजी। क्या जाति है इसकी? क्या? स्त्री। हाँ, अब आवाज जा रही है ठीक से? जी आवाज जी ठीक से जा रही है? आ रही है आपकी हाँ, आवाज। ठीक है।
क्या? स्त्री जाति। स्त्री जाति है, स्त्री जाति। अच्छा, हमारी आवाज स्पष्ट जा रही है या नहीं? हाँ आ रही है गुरु आ जी। रही है गुरु जी, आ रही है। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। अब ये जो है स्त्री जाति है, तो इसका स्वभाव स्त्रियोचित रहेगा। पानी की तरह साफ, क्यों? क्योंकि पानी वाला है, तो पानी की तरह साफ, खुले दिल वाला है, स्त्री जाति है, मौज मस्ती वाला है, एंजॉय वाला व्यक्ति है, मन का कारक है। मन से चंद्रमा अच्छा हुआ तो मन बहुत प्रबल, चंद्रमा बुरा हुआ तो मन बहुत खराब, है ना? तो ये ऐसा इसका, तो ये स्त्री जाति है। ठीक है। अब ये स्त्री जाति है, चर है। कैसा है? चर। अब इसका स्वामी ही चंद्रमा है, तो ये चर है, तो इसका मन बहुत चंचल रहेगा। तो कर्क लग्न में जन्म लेने वालों का मन बहुत चंचल, तेज दिमाग, पानी की तरह तेज, है ना, इत्यादि सब स्वभाव आ जाएंगे। सौम्य स्वभाव, वात पित्त कफ में कफ। गुरु जी आप कट गए हो। भाई एक गाना डाउनलोड क्या मुझे कोई बताएगा गुरुदेव कहाँ चले गए? कट गए गुरु जी। फोन आ गया उनका। शांत रहो भैया। अरे गुरु जी का फोन आ गया। गुरु जी नहीं कट गए भैया, मोबाइल डिस्कनेक्ट हो गया है। भाषा शैली में परिवर्तन करिए। गुरु जी का फोन आ गया है। मैं जानू मेरे यहाँ से बस कटे हैं। हाँ भैया, बस 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 बस। हाँ भैया, नहीं तो फिर भूखे सोना पड़ेगा, इसलिए जो है फोन उठाना भी जरूरी था। तो इसका जो है वात पित्त कफ, तीन में से इसका कफ प्रकृति है। कैसा? कफ प्रकृति। इसीलिए इनको कफ कफ अधिक बनेगा। इनका क्षेत्र कहाँ है? हृदय। तो श्वास की बीमारी, कफ बनना, खांसी, तो कफ प्रकृति में जो जो बीमारी आती है वही बीमारी इनको अधिक रहेगी। इसलिए ऐसे लोगों को श्वास की बीमारी अधिक होती है। ठीक है, आवाज जा रही है स्पष्ट? आ रही है गुरु जी। हाँ गुरुदेव आ रही है आवाज। आज गुरु जी कट कट जा रहे हैं। हेलो, हाँ आवाज जा रही है? हाँ गुरुदेव आ रही है आपकी आवाज। ये जलचारी है, समोदयी है, रात्रि बली है, रात में दिमाग ज्यादा काम करेगा, उत्तर दिशा की स्वामिनी है, और रक्त धवल मिश्रित वर्ग है इसका। बहुत संतान है, ऐसे लोगों के अधिक बच्चे होते हैं। रख दो यहाँ, ये दोनों आप लेते जाओ। ठीक है। हाँ, तो ऐसा जो है इसका प्राकृतिक स्वभाव जो है, इसमें जो है सांसारिक उन्नति में ये हमेशा संसार की तरफ, हमेशा जैसे पानी का क्या होता है, पानी गिरता है तो पानी गिरने के बाद धारा बना के बहने लगता है, उन्नत होने की कोशिश करता है, मतलब आगे बढ़ता रहता है। वैसे ही इसका स्वभाव होता है, ये बहुत उन्नत होने की कोशिश करता है, संघर्ष करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, इसके अंदर लज्जा होती है और काम करने के भी इत्यादि जो है, समय के बहुत अनुयायी होते हैं इत्यादि। ये सब
ठीक है। और इससे पेट का भी विचार किया जाता है, वक्षस्थल छाती का, सीने का भी विचार किया जाता है और गुर्दे का भी विचार किया जाता है। अब बात करेंगे हम लोग सिंह का। आज ही इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, है ना, कल के लिए, क्योंकि ये विषय मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग अपने से पढ़ लीजिए तो समय बचेगा। हम लोग अब कल भाव पढ़ेंगे, आज राशि, आज बाकी जो राशि बचती है उसे आप लोग अपने से पढ़ लेंगे। अब शब्द के मतलब तो समझ में आ गए, व्यवहार भी समझ में आ गया, तो अब जो है आप फोटो गया है कहेंगे तो पीडीएफ भी बना के भेज देंगे, आप लोग उसको अपने से पढ़ लेंगे। तो कल हम लोग भाव पढ़ेंगे, इसके बाद ग्रह पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, सिंह राशि, इसका जो नंबर है वो है 5। इसका क्या नंबर है? 5। इसका जो स्वामी है सूर्य, तो सूर्य का रंग है लाल, सूर्य की प्रकृति है उग्र, क्रूर भी माना जाता है। तो ये हम ऐसा बात करें तो वही चीज जो है, ऐसा लक्षण सिंह राशि में भी आ जाएगा। सिंह राशि से जो है क्या होता है भैया, मैं आपको कभी जब लग्न पढ़ाएंगे तो लग्न में इसी राशि के द्वारा लग्न का डिटेल करके दिखाएंगे। आज भी मैं करने जा रहा था, लेकिन उस समय आप लोगों का कोई प्रश्न आ गया तो मैंने फिर बदल दिया उसको, है ना। हमने कहा फिर बाद में बताएंगे इकट्ठा। तो यहाँ देखिए, सिंह राशि जो है पहले तो पुरुष जाती है, तो एकदम पुरुषों के स्वभाव, इसलिए सिंह लग्न में जिनका जन्म होता है वो सोचते हैं कि हम जो है, एक मिनट, आज गुरुदेव को जल्दी है। बाबू आपको भी बहुत जल्दी है, थोड़ा सब्र रखिए ना। अगर गुरुजी को जल्दी समय आ जाता है जो पिछली बड़ी बात नहीं है, यही पे हाजिर है। हम सबसे गुरुदेव हैं, हमारा सबका यह नियम है कि हम सभी से सविनय निवेदन है कि कृपया शांति बनाए रखें, समस्या हर जगह होती है, ठीक है। थोड़ा धैर्य के साथ अगर हम सभी लोग रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। भैया धैर्य बनाए रखो, आप ही की तरह इंसान मैं भी हूँ, है ना। दया दृष्टि बनाए रखो, ठीक है, क्योंकि सब आपकी ही दया दृष्टि से होना है। लेकिन फिर ऐसा भी इतना भी कष्ट न दो कि फिर ठेस लगे दिल को, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। तो भैया जो सिंह राशि है पुरुष जाती है, तो इसलिए सिंह लग्न में जो जिनका जन्म होता है वो एकदम सोचते हैं कि मैं एकदम राजा की तरह रहूं। सूर्य क्या है? राजा। तो सूर्य राजा, तो ये सिंह लग्न में जिनका जन्म होता है वो भी अपने आप को राजा समझते हैं। वो भले उनके पास जेब में 1 रुपया न रहे, भिखारी रहे, लेकिन है राजा ही। भले वो गरीबों के मसीहा हो, भले वो किसी भी मतलब कुछ भी हो, उनका स्वभाव, स्त्री भी होगी ना, अगर स्त्री होगी तो वो भी एकदम देखेंगे, कुछ लड़कियां हैं, कुछ स्त्रियां एकदम पुरुषों के स्वभाव वाली होती हैं, कड़क मिजाज, एकदम वो चाहते हैं जो हम बोले वो सब लोग माने, जो हम चाहें वो सब लोग करें, हम जो बोले सब लोग माने, सब हमको रिस्पेक्ट दें, सम्मान दें। आप सबके घर में ऐसा मतलब एकदम नॉर्मल स्वभाव है, ये मिल जाता है। क्यों? क्योंकि ये सूर्य राजा है। फिर इसके बाद सिंह का स्थान मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, पेट, है ना। तो पेट, इसका विचार पेट से किया जाता है, इसीलिए हाँ। अब ये स्थिर संज्ञक है। मैंने पूछा ना दिवाली की पूजा सिंह लग्न में क्यों? क्योंकि वो स्थिर संज्ञक है। तो क्या केवल सिंह लग्न में ही ना, जो स्थिर लग्न है सभी में लक्ष्मी गणेश की पूजा होनी चाहिए, क्योंकि धन भाई स्थिर वाली बात है, धन स्थिर होना चाहिए, ठीक है। इसलिए सिंह लग्न, क्योंकि ये स्थिर स्वभाव है, इसमें किया गया काम, इसमें जन्म लेने वाले व्यक्ति स्थिर,
ठीक है। इसके बाद राजा स्वभाव, अग्नि तत्व, क्रोधी, क्रोधी, उत्साही, न्यायप्रिय, मतलब अग्नि का स्वभाव रहेगा, अग्नि तत्व का पूरा प्रभाव रहेगा। दिन बली, दिन में बली होगा, पित्त प्रकृति होगा, इनके पेट में पित्त बनेगा। और मैंने देखा भी है अक्सर जिनका सिंह लग्न होता है और उनके पेट में पित्त बनती है और डकार आती रहती है। ऐसा उनको जब बीमारी होती है तो उनको पेट की बीमारी होगी, और पेट की बीमारी में भी पित्त की बीमारी होगी, गैस की नहीं, पित्त की। गैस की तो हो ही सकती है, पित्त की प्रधानता यहाँ रहती है। पीला वर्ण, उष्ण स्वभाव मतलब गर्म स्वभाव, पूर्व दिशा की स्वामिनी, पुष्ट शरीर। इसमें जन्म लेने वाले लोगों का अक्सर छाती चौड़ा होता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष। तो सिंह लग्न में जिनका जन्म होता है एकदम पुरुषों के समान बलिष्ठ, चौड़ी छाती, सीना तान के चलने वाले, ये सिंह स्वभाव का, जब सिंह लग्न का लक्षण है। ठीक है। इसके बाद इसको बहुत संतान भी, अधिक संतान का योग रहता है। इसका प्राकृतिक जो स्वभाव है सांसारिक उन्नति, जैसे राजा हमेशा अपनी प्रजा के लिए सोचता है, सबके लिए सोचता है, वैसे ही यह जो है सूर्य भी या सिंह लग्न में जन्म लेने वाला भी सबके विषय में सोचता है, केवल अकेले नहीं, सबके विषय में, सबका ध्यान, हर एक व्यक्ति का ध्यान रखता है। ठीक है। और इसमें भी और बाकी प्राकृतिक स्वरूप इसका मेष राशि के जैसा है, जैसा मेष राशि था, अग्नि तत्व था, वैसा ही इसका भी है। मेष का स्वामी मंगल और इसका स्वामी सूर्य, एक राजा और एक सेनापति, दोनों उग्र, दोनों अग्नि तत्व, दोनों मित्र है ना, इसलिए स्वभाव में भी मेलजोल है। और इसमें स्वातंत्र भी है। सिंह राशि में जन्म लेने वाले बिल्कुल स्वच्छंद होते हैं, स्वतंत्र रूप से विचार रखने वाले, स्वतंत्रता के साथ जीने वाले, और कुछ नया उग्र क्रांतिकारी विचारधारा है ना, और बहुत दयालु होते हैं, उदारता होती है उनमें। ठीक है। और इससे हृदय का भी विचार किया जाता है। ठीक है। पेट का मैंने बता ही दिया, इससे हृदय का भी विचार किया जाता है। तो हृदय का विचार सूर्य और चंद्रमा। अब हृदय और श्वास से होने वाली बीमारी सूर्य और चंद्रमा से मिलकर के होने लगती है। ऐसे कन्या, हमको लगता है कि आज अब बस करें, बाकी आप लोग अपने से पढ़ लें, क्योंकि शब्दावली तो समझ में आ गई और किताब आपके पास है ही। कल हम लोग भावों को समझेंगे। ठीक है। आज की कक्षा को अभी विराम दिया जाता है। और एक प्रश्न ग्रुप में पूछा गया था, मुझे अभी को याद आया, कन्या राशि और मिथुन राशि का स्वामी बुध है, बिल्कुल सत्य बात है। राहु और केतु को भी छाया ग्रह माना गया, तो उनको भी तो कोई राशि मिलनी चाहिए कि वो किस राशि में उठ चुके होंगे या किस राशि में स्वगृही होंगे। तो जब स्वगृही वाली बात आएगी तो उनका अपना घर होना चाहिए, जब उनका अपना घर होना चाहिए इसलिए वो राशि वो वहां पर दिया गया है और उसका स्वामी लिखा गया, कन्या राशि का स्वामी राहु लिखा गया है, वो इसलिए है। ठीक है। तो इसमें कोई मतभेद होने की जरूरत नहीं है, सारी चीज व्यवहारिक रूप से सब सही है, बस इनको समझते चलिए। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी की कोई प्रश्नोत्तरी हो तो स्वागत। गुरुजी दोनों का स्वामी बुध है ना, कन्या में दोनों का स्वामी बुध और दोनों द्विस्वभाव। जी जी। और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है। तो कल से हम लोग भाव के विषय में पढ़ेंगे। कल हम लोग शरीर के विषय में पढ़ेंगे, पहले तन भाव पढ़ेंगे। जब हम कल तन भाव पढ़ेंगे तो मतलब शारीरिक संरचना के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है। गुरुजी तुला राशि से मीन राशि पर्यंतम जो जी क्या क्या है आप तो बता दीजिए, तो काल में तो बहुत अच्छा होगा। क्या बता दें? तुला राशि से मीन राशि तक क्या क्या है तो उसके जो बोला है मिथुन राशि के लिए, मेष राशि के लिए, वृष राशि के लिए, तो मैं आपको उसका PDF बना करके भेज दूंगा, ग्रुप में आप पढ़ लेना, समय बचेगा आपका भी हमारा भी। ठीक है।
जी गुरु जी, जी गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। ठीक। हाँ राधे राधे। ठीक है, नमो नमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वभ्यो नमो नमः। बाकी किसी को कुछ बुरा लगा हो भैया माफ करना। सर्वभ्यो नमो नमः।